हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको बताएंगे डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम के बारे में। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, डिफ्लेक्शन कब होता है बीम में? जब कोई बीम सब्जेक्टेड होता है किसी लोड पे, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होता है। तो जो डिफ्लेक्शन जब इसमें होता है तो ये ओरिजिनल एक्सिस से कुछ अपने एक्सिस पे डेविएट हो जाता है। तो जो डेविएशन वाली एक्सिस होती है उसे इलास्टिक कर्व बोलते हैं। तो जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है वर्टिकल डिस्टेंस एट एनी पॉइंट इन ए बीम बिटवीन इलास्टिक कर्व एंड ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम। तो ओरिजिनल एक्सिस पहले की पोजीशन थी बीम की, और इलास्टिक कर्व जो डिफ्लेक्शन के बाद जो एक्सिस उसकी बन गई, उसके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का, वो उस पॉइंट का डिफ्लेक्शन होता है। और अकॉर्डिंग टू आईएस कोड जो मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन होना चाहिए वो स्पैन बाय 325 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और डिफ्लेक्शन के बेस पे ही हम स्टिफनेस पता लगाते हैं। अगर किसी भी बीम का स्टिफनेस कम होगा तो इसके मतलब उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टिफनेस। मतलब कि स्टिफनेस होता है लोड रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन को ही बोलते हैं हम स्टिफनेस। तो यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए अगर ज़्यादा लोड की ज़रूरत पड़ेगी, इसके मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है। तो आमतौर पे जो ज़्यादा स्टिफ होते हैं मेंबर्स, उसी को हम एक्चुअल बीम के फॉर्म में यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे एक फिगर भी देख पा रहे होंगे। एक हमारे पास फिगर है, यहाँ पे एक फिगर है जिसमें एक ओरिजिनल एक्सिस थी किसी बीम की। इसमें डिफ्लेक्शन हुआ तो ये इलास्टिक कर्व बना। तो इलास्टिक कर्व बना और इसके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है मिड का बताया है y। तो ये y हो गया मिड पॉइंट का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और इसका जो स्लोप है वो है थीटा। अब स्लोप मैं बता देता हूँ क्या है। स्लोप होता है ओरिजिनल एक्सिस से इलास्टिक कर्व पे खींचे गए टेंजेंट के बीच का एंगल होता है स्लोप। जैसे इलास्टिक कर्व जब बनता है तो किसी पॉइंट का स्लोप निकालना हो तो उस इलास्टिक कर्व से हम एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं। तो टेंजेंट लाइन से ओरिजिनल एक्सिस के बीच का जो एंगल बनेगा वो होता है एंगल ऑफ दैट पॉइंट। किसी पॉइंट का एंगल होता है। अब हम देखेंगे कि कुछ हमारे पास लिमिटेशंस है। लिमिटेशन ऐसे हैं कि अलग अलग टाइप के बीम होंगे तो अलग अलग टाइप के बाउंड्री कंडीशन होंगे। पहले बाउंड्री कंडीशन को हम देख लेते हैं। बाउंड्री कंडीशन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर हम बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जो होता है, सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन होता है 0, और स्लोप जो होता है सपोर्ट पे होता है मैक्सिमम। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वहीं पे होगा जहाँ पे स्लोप 0 होगा। उसी तरह कैंटिलीवर बीम में जो होगा है फ्री एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों मैक्सिमम होते हैं, और फिक्स एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 होते हैं। ये आपको याद रखने की चीज़ है, क्योंकि आगे जब आप डिफ्लेक्शन के किसी भी मेथड का यूज करेंगे तो इस बाउंड्री कंडीशन की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो अब हम बात करते हैं मेथड कौन कौन से होंगे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के। तो पहला मेथड है डबल इंटीग्रेशन मेथड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये हो रहा है डबल इंटीग्रेशन मेथड। सेकेंड मेथड है मैकाले मेथड। मैकाले मेथड यहाँ पे ये है आपका मैकाले मेथड। और तीसरा आपका मेथड है जो वो है मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड तीसरा वाला है। चौथा आपका मेथड है कंजुगेट बीम मेथड। तो ये चारों मेथड है। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट और जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है वो होता है मैकाले मेथड, और बहुत इफिशियंट इसका रिजल्ट भी आता है। तो मैकाले मेथड का यूज करते हैं। थोड़ा सा ये लेंदी है, लेकिन ये प्रोसीजर अगर एक बार आप इसका समझ जाओगे तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। उसके बाद सबसे अगर इसमें इजीएस्ट वे मेथड कहें तो मोमेंट एरिया मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड। अब एक एक करके हम देखते हैं चारों। एक बात और है इसमें कि डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैकाले मेथड दोनों सिमिलर ही हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर है। तो थोड़ा बहुत क्या अंतर है ये आगे हम अभी देख लेते हैं। जैसा कि अभी आप देख लेते हैं कर्वेचर ऑफ द बीम, बेंडिंग बीम का कर्वेचर, ये एक टॉपिक है। इस पर थोड़ी बात हो जाए।
कर्वेचर ऑफ द बीम में जब देखते हैं कि कोई इलास्टिक कर्व बन रहा है तो माना जाता है इलास्टिक कर्व बना होगा तो उसका कहीं रेडियस होगा, किसी रेडियस के अबाउट ही वो घूम रहा है। जैसे कि ये कोई बीम थी ए और बी जो ओरिजिनल पोजीशन में ऐसे थी। अब जब हम डिफ्लेक्शन इसमें हुआ होगा तो ए बी जो लाइन है वो ऐसे इलास्टिक कर्व बन गई होगी। तो अब जो है ये ए बी जो लाइन है, ए डी बी जो लाइन है पैराबोलिक लाइन है, तो यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, जिसके अबाउट ये एक सर्किल ड्रा बन कर रहा है। तो इसका सेंटर ओ पे है। तो अगर हमको निकालना है कि y की वैल्यू कितनी होगी, डिफ्लेक्शन जो y लिखा है यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं एपी, एक बीम लेते हैं, उसमें ऐसे फिगर हम ड्रा कर लेंगे और दिखा देंगे कि एक सेंटर है जहाँ से एक रेडियस आर गया है, ए और बी, ओ ए और ओ बी दोनों बराबर है आर के बराबर, और ओ ए सी और सी बी की वैल्यू है L/2। तो हम देखेंगे, आपको पता है कि जो सर्किल की जो जियोमेट्री कहती है, जब हम किसी को क्रोड खींचते हैं कहीं पे, तो क्रोड जो होता है सर्किल को दो ऐसे कुछ इस तरह से इसमें रिलेशनशिप होता है कि ए सी इंटू बी सी इज इक्वल टू सी इंटू सी डी। ए सी मीन्स आपका हो गया हाफ ऑफ द बीम इंटू रिमेन्स हाफ ऑफ द बीम। ये दोनों जो मल्टीप्लाई होंगे ये बराबर होना चाहिए y इंटू ये डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। तो उस हिसाब से ए सी इंटू बी सी मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी है, तो L/2 इंटू L/2 यहाँ पे जैसे लिखा है इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 2r माइनस वाई, क्योंकि ये पूरी y है, पूरा ये पूरी y है, और ये यहाँ से यहाँ तक 2r होगा। तो 2r में से ये y घटा दे तो ये बचेगा तुम्हारा 2r माइनस वाई। तो 2r माइनस वाई और ये y, तो 2r माइनस वाई और इंटू वाई इज इक्वल टू होना चाहिए L/2 इंटू L/2। तो ये टोटल हो गया तुम्हारा y इज इक्वल टू आ जाता है L²/8r। अब एक बेंडिंग का फार्मूला आपको पता है, बेंडिंग का फार्मूला होता है M/I इज इक्वल टू E/R। वहाँ से जब हम r की वैल्यू निकालते हैं तो r की वैल्यू होती है EI/m। उसके बाद जब वैल्यू हम r की वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे, EI/m को वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे y का जो y जो आ जाएगा EI/m के फॉर्म में y आ जा रहा है, हमने यहाँ r की वैल्यू पुट कर दी, तो y की वैल्यू हो गई यहाँ पे अल्टरनेटली mL²/8EI। अब हम देखेंगे जियोमेट्री ऑफ द स्लोप से, देखेंगे कि स्लोप ऑफ द बीम जो होगा वो ए पॉइंट पे कितना होगा, ये हम देखते हैं। तो आपको अगर स्लोप ऑफ द बीम निकालना है तो उसके लिए आप देखोगे फिगर, यही ऊपर वाला फिगर आप एक बार देखो फिर से। तो ऊपर वाला फिगर जो देखोगे, ये वाला फिगर, इस फिगर में जो है जो स्लोप होगा बीम ए का जो स्लोप होगा वो होगा एंगल AOC के बराबर होगा, जो थीटा ए होगा वो इस थीटा ए के बराबर होगा। मतलब अगर हम एंगल ए ओ और सी में देखेंगे तो वहाँ से जो है अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइट है इसकी AC और हाइपोटेनस है AO। तो AC की वैल्यू आपको पता है L/2 है और AO की वैल्यू R है, तो यहाँ से साइन थीटा A इज इक्वल टू आ गया L/2, जो 2 नीचे गया, और R की वैल्यू EI/m है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो उस हिसाब से हो गया साइन थीटा, चूंकि थीटा ए ही होगा क्योंकि थीटा ए बहुत स्मॉल होता है, बहुत माइनर होता है, ये जो वैल्यू होता है ये थीटा ए की ये बहुत माइनर होती है। तो साइन थीटा ए इज इक्वल टू थीटा ए। तो यहाँ पे थीटा ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई mL/2 EI रेडियन। अब हम आगे एक टॉपिक और देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन वो आगे हम चर्चा करेंगे।
तो डिफ्लेक्शन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हम एक बार देखते हैं। तो उससे पहले आप फिगर ये समझना पड़ेगा, ये जो फिगर है, फिगर हमारा 6.7 जो फिगर है इसको समझना पड़ेगा। एक बीम है हमारे पास, ए बी एक बीम है, ए से बी तक, और उसका जो है, इसका जो हमारा इलास्टिक कर्व दिया है, जो ये इलास्टिक कर्व आपका जा रहा है, ये इलास्टिक कर्व है ए बी। अब इसी इसी की एनालिसिस करनी है। तो हम देखेंगे कि ए से एक, ए और बी कहीं पे इसका सेंटर होगा, इस कर्वेचर का, ये जो रेडियस है, ये रेडियस आर है, इसका कहीं सेंटर होगा सी। तो ये सेंटर से एक लाइन ए पे आ रही है, एक बी पे, और उसके बीच का एंगल है डेल साई। तो अगर हम एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं ए पे हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, तो होगा साई। और उसी तरह सिमिलरली अगर हम बी पे एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं, तो बी पे टेंजेंट लाइन होगी, वो होगी साई प्लस डेल साई, क्योंकि साई तो पहले यहीं पे था, और ये डेल साई और बढ़ जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया। अब आप देखो कि ए बी और डी में, इस ट्रायंगल में आप देखोगे कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है ए टू बी, वो है डी वाई, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ए टू बी का, ए और बी का, वो है डी एक्स। और इस जो इलास्टिक कर्व का जो लेंथ है, या तो कह सकते हो आर्क है, ये लेंथ ऑफ द आर्क या फिर इलास्टिक कर्व का लेंथ है, वह डी एस। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है। डी एस इज इक्वल टू है लेंथ ऑफ द बीम, साई है एंगल बिटवीन ए विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, उसी तरह एंगल विथ टेंजेंट टू बी विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, आर है रेडियस आप बेंट आर्क, जो बेंट आर्क है ये तुम्हारा ए से बी तक, इसका रेडियस है आर, सेंटर सी है इसका। तो आप ज्योमेट्री फिगर जब देखेंगे तो वहाँ पे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू होगा डेल साई। और उसी तरह लेंथ ऑफ द आर्क आपको पता है, लेंथ ऑफ द आर्क होता है रेडियस इंटू एंगल। तो रेडियस इंटू एंगल मतलब लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब डी एस की वैल्यू होगी आर इंटू डी साई। तो 1 आर यहाँ से अगर हमें निकालना हो तो होगा डेल साई अपान डेल एस। अब अगर हम ट्रायंगल ए डी बी की बात करते हैं, तो ट्रायंगल ए डी बी में अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए के, तो ए डी इज इक्वल टू डी एस डी एक्स है, और बी डी इज इक्वल टू डी वाई है, जैसा कि आपको मैं बताया भी हूँ कि ये इसका हॉरिजॉन्टल लेंथ है और ये इसका वर्टिकल लेंथ है, इस आर्क बेंट आर्क का। अब उस हिसाब से जो है टेन साई इज इक्वल टू क्या होगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। यहाँ से देखोगे टेन साई इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स होगा, और कास साई इज इक्वल टू होगा डेल एक्स अपॉन डेल एस, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये लिखा हुआ है, और साई भी ऐसे ही हो जाएगा। तो अगर डिफरेंशियल, अगर इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट करते हैं, टेन साई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स को, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टेन थीटा डिफरेंशिएट होकर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो टेन साई डिफरेंशिएट होकर सेक स्क्वायर साई, और साई अलग से डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो होगा डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, एक बार और इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। उसी तरह हमने क्या किया, अब इसी इक्वेशन में हमने ऊपर और नीचे डेल डेल एस का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर और नीचे, इससे कोई हमारे वैल्यू में कोई फर्क आएगा नहीं। अब हम इसको सेपरेट कर लिए हैं अलग अलग, डेल साई के साथ एक डेल एस को डिवाइड कर दिए, और डेल एस को डेल एक्स में डिवाइड कर दिए। तो वहाँ से जो है, वहाँ से ये नया इक्वेशन ये बन के आया। उसके बाद देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, हम फिर से देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन 1 आपका है 1/r इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा होगा, 1/r इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एस। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये 1/r इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप जो है इक्वेशन नंबर 1 से आपने वैल्यू ले रखी है।
तो इक्वेशन नंबर 1 से आपने यहाँ पे डेल साई अपान डेल एस की वैल्यू जो है 1/r ले रखी है, जैसा कि इक्वेशन वन नंबर 1 में आपको बता दिया गया है। तो ये हो गया, और सेक स्क्वायर साई और सेक साई मिलके हो गया सेक क्यूब साई इंटू 1/r इज इक्वल टू हो गया डेल स्क्वायर वाई अपान डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 1/r इज इक्वल टू हो गया डेल स्क्वायर वाई अपान डेल एक्स स्क्वायर अपान सेक क्यूब साई। ये हमारा नया इक्वेशन बन गया। अब इसको फर्दर और मॉडिफाई करते हैं। अब आपको पता है 1/r इज इक्वल टू आया है, 1/r इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू आया है ये। तो यहाँ से आप देखोगे, अब सेक स्क्वायर सेक क्यूब वाई जो साई था उसको हमने लिखा है सेक स्क्वायर वाई का होल 3/2 पावर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर साई को हम अलग से लिख सकते हैं 1 + 10² साई। तो 1 + 10² साई हमने रिप्लेस कर दिया और पावर लगा दिया 3/2 जैसा कि यहाँ लगाए थे। इसको और हम सॉल्व किए तो पता है आपको 10 साइज इक्वल टू, पीछे भी आपको बताया गया था कि डेल वाई अपान डेल एक्स है। तो डेल वाई अपान डेल एक्स का स्क्वायर हो गया और इंटू 3/2 पावर लग गया। क्योंकि आपको पता है कि जो स्लोप होता है बहुत माइनर होता है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आ गया 1/r इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई अपान डेल एक्स स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ और पता है कि डेल 1/r इज इक्वल टू होता है एम अपान ई आई। यहाँ से डेल स्क्वायर वाई अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम अपान ई आई लिख सकते हो। यहाँ से ये आपका नया डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, जो कि हमारा है ई आई डेल स्क्वायर वाई अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डबल इंटीग्रेटेड मेथड और मैकाले मेथड में इसका वाइडली यूज किया जाएगा। अब हम देखेंगे मैकाले मेथड। मैकाले मेथड क्या होता है? तो मैकाले मेथड जो है, इसके बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर। तो मैकाले मेथड ये डबल इंटीग्रेशन मेथड के ही टाइप का है, और इससे हम फाइंड क्या करते हैं, ये ध्यान रखना, स्लोप और डिफ्लेक्शन के लिए ये मेथड बनाया गया है, किसी भी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं। और आपको उसमें जो है ये वाला इक्वेशन जो आपको अभी ऊपर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने डिराइव किया है उसका यूज करना पड़ेगा। तो किसी भी एक्स सेक्शन को हम मोमेंट एक्स सेक्शन पे निकालते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो वहाँ से हमें स्लोप निकल के आता है, और एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो वहाँ से हमको डिफ्लेक्शन निकल के आ जाता है। तो हम मैकाले मेथड पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं।
न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L carry a two equal point load W at L by 4 from each support. Find slope at support and maximum deflection. सपोर्ट पे स्लोप निकालना है और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम फाइंड करना है। लिख भी दिया है एट सेंटर पे, लेकिन आपको ये भी नहीं दिया रहेगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये आपका गिवन जो क्वेश्चन है जिसमें दो लोड लगे हैं W और दोनों लगे हैं लेफ्ट और राइट L/4 डिस्टेंस पे, लेफ्ट सपोर्ट से और राइट सपोर्ट से। टोटल लेंथ इसका L है। सबसे पहले हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालना होगा। तो सपोर्ट रिएक्शन जैसा कि आप देख रहे हो कि सिमेट्री लोडिंग है, सिमेट्री कंडीशन है, तो RA और RB दोनों बराबर होंगे और दोनों होंगे W के बराबर। तो अभी हम कोई एक सेक्शन कंसीडर करते हैं। सेक्शन आपका कोई एक्स एक्स सेक्शन है। ध्यान रहे कि मैकाले मेथड का जब यूज करते हैं तो जो सेक्शन लेते हैं, सेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर हम लेफ्ट साइड से एक्स सेक्शन ले रहे हैं कोई, तो उस सेक्शन में सारे के सारे लोड कवर हो जाए, जिससे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे मोमेंट निकालते हैं तो उस मोमेंट में सारे लोड कंसीडर हो जाए। मतलब कि उस सेक्शन पे जो मोमेंट आए वो सारे लोड और रिएक्शन की वजह से आ जानी चाहिए। ये हम ध्यान रखे हैं और एक उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में हम सेपरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक एक्स सेक्शन लिया जो डी और बी के बीच में कोई एक्स सेक्शन ले लिया हमने। अब उसके बाद से जो है हम एम एक्स निकालते हैं, जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है m इज इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। तो ये होगा हमारा W इंटू एक्स, डब्ल्यू है आर ए, यहाँ पे W और ये भी W होगा। तो इसकी तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारा जो है सेक्शन यहाँ पे है, तो यहीं से हमको सारी चीज़ें निकालनी यहीं से, तो इसकी ज़रूरत तो है नहीं इधर की। तो हम क्या करेंगे, हम अभी फिलहाल तो हो जाएगा W इंटू ये डिस्टेंस x, तो WX हो गया यहाँ पे। तो हम देखो यहाँ प्लस लेके यहाँ चला जा रहा है, मतलब कि W इंटू एक्स, ये डिस्टेंस, ये जो है W की वजह से जो मूवमेंट आएगा वो होगा हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट, और क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम जो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ध्यान रहे अगर क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेके चलेंगे, ऐसे वाइस वर्सा करते रहेंगे आप। उसके बाद है माइनस W, ये वाला W इंटू ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा आपको पता है, ये पूरा डिस्टेंस है x, उसमें से ये वाला डिस्टेंस घटा दो, तो ये डिस्टेंस है L माइनस L/4, तो x माइनस L/4 ये वाला डिस्टेंस हो गया। और इंटू W, तो ये W जो होगा, ये जो होगा इस पे काम करेगा, सारा मिटा देता हूँ फिर मैं बताता हूँ। इस W की वजह से, इस W की वजह से जो इस सेक्शन पे जो मोमेंट आएगा वो मोमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज को इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे माइनस के साथ, माइनस W x माइनस L/4। सिमिलरली अब एक W है जो पॉइंट डी पे लगा है, इसकी वजह से जो मोमेंट होगा उस एक्स सेक्शन पे वो भी होगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को हमने लिखा है माइनस, और माइनस W इंटू ये डिस्टेंस जो होगा ये D और इस एक्स सेक्शन के बीच का जो होगा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आपका होगा। ये डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल जो आपके पास डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है x, इसमें से ये डिस्टेंस घटा दो, तो ये डिस्टेंस आपका कितना है L/2 और L/4, L/4 L/2 मतलब हो गया 3L/4। तो 3L/4 आपने यहाँ पे घटा दिया है पूरे x में से। तो ये तो इक्वेशन बन गया आपके m एट x एक्स सेक्शन के मोमेंट का आपके पास बन गया। अब हम एक बार इसको इंटीग्रेट करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 को हम एक बार इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो जब एक बार इंटीग्रेट करोगे तो ये जो आएगा इक्वेशन, ये आएगा स्लोप का, क्योंकि आपको पता है स्लोप होता है del y अपॉन del x।
तो ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा इंटीग्रेट होके ये वाला। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स हो गया। एक बार इंटीग्रेट किए तो पहले कंपार्टमेंट डब्ल्यू एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो होता है वो हो जाएगा यहाँ C1। अब डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैकाले मेथड में ही है कि इसमें C1 की अलग से वैल्यू फाइंड करते हैं ताकि ये जो है जो वैल्यू आती है वो बहुत एक्यूरेट आती है। तो ये C1 हो गया। उसके बाद ध्यान रहे कि एक ही बार इंटीग्रेटेड कांस्टेंट को यूज करना है, तो वो बस एक ही कंपार्टमेंट में यूज होगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये C1 हमने एक बार यूज कर लिया, तो पूरे इक्वेशन में अब जरूरत नहीं है कांस्टेंट लगाने की, एक बार हमने कांस्टेंट लगा दिया। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर बाई टू के टर्म में। फिर इसी तरह इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी स्क्वायर बाई टू के टर्म में आ रहा है। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, जो कि हो गया स्लोप का इक्वेशन। इसमें सारे के सारे, इसमें दो वेरिएबल है आपके। एक वेरिएबल है एक्स जो वेरी करेगा ए से लेके बी पे कहीं भी जा सकता है, अलग अलग वैल्यू आएगी। और एक है C1। C1 है कांस्टेंट है, लेकिन अभी फिलहाल इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। सबसे पहले C1 की वैल्यू पता लगे तब ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा स्लोप का। अब एक बार और इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो एक बार इंटीग्रेट और करेंगे इसी को, तो ये बनेगा डिफ्लेक्शन का इक्वेशन EI इंटू वाई। तो ये डिफ्लेक्शन, जब इसको एक बार और इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये आता है, इंटीग्रेट करने पर ये वैल्यू आती है पूरी। और एक बार देखो आप C1 को इंटीग्रेट करोगे तो C1x होगा, और एक नया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यूज होता है C2। तो ये जो है अब C1 और C2 दो कांस्टेंट हमारे पास है। अब यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें यूज करना होगा बाउंड्री कंडीशन। तो आपको बताया मैंने कि सिंपली सपोर्टेड जो होता है वहां पे दोनों एंड पे स्लोप जो होता है मैक्सिमम होता है और डिफ्लेक्शन होता है 0। तो हम अभी फिलहाल स्लोप को ना लेके अभी हम डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसके मतलब वो एक एंड ए पे है। तो एंड ए पे आपको पता है डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 अगर हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 है डिफ्लेक्शन का इक्वेशन, इसीलिए इसी इक्वेशन में हमें रखना पड़ेगा जिसमें y की वैल्यू कुछ दी हुई हो। तो चूंकि हम इसमें भी रख सकते थे, लेकिन चूंकि इसमें y की वैल्यू नहीं है, डेल वाई अपन डी एक्स की वैल्यू है, तो हम इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर रहे हैं। तो x की वैल्यू इसमें 0 रखे जहां जहां x था, और जहां जहां y था वहां वहां 0 रख दिए। तो यहाँ से हमारा C2 आ गया 0। उसके बाद एक और आपके पास है कि एक एंड आपके पास और है, वहां भी आपको पता है डिफ्लेक्शन होगा 0। तो वहां पे x की वैल्यू कितनी होगी, x 0 से बढ़ता हुआ जाएगा, यहाँ पहुंच के x की वैल्यू l हो जाएगी। तो x की वैल्यू एक बार l रख दे तो वहां पर भी y की वैल्यू 0 होगी, डिफ्लेक्शन वहां भी 0 होगा। तो ये भी अगर इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करते हैं तो वहां से जो है C1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और ये आ रही है -3 WL²/32। अब हमारा जो स्टैंडर्ड स्लोप का इक्वेशन बनेगा, जो इक्वेशन नंबर 2 था स्लोप का इक्वेशन, इसमें जब हम C1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एक स्टैंडर्ड स्लोप का इक्वेशन बनेगा। और उसी तरह हम जब C1 और C2 दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो हमारा एक स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन का इक्वेशन बनेगा इन द टर्म ऑफ वेरिएबल x। सारी चीजें नोन होंगी, बस x वेरी करेगा उसमें। अब स्लोप अगर a पे हमें पता लगाना है तो a पे स्लोप जो होगा, तो जहां पे x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी तभी वो पॉइंट a होगा। तो x की वैल्यू जब हम 0 करते हैं तो जो यहाँ पे स्लोप का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था ये वाला, इसमें जब x की वैल्यू 0 करेंगे तो थीटा a आ जाएगा 3 WL²/32 EI। माइनस का स्लोप क्या बताएगा आपको, आपको पता है कि क्लॉकवाइज आप इधर से जा रहे थे तो इसको आप मान रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से मान रहे थे क्लॉकवाइज। उसी तरह जब हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप को इलास्टिक कर्व के बीच का एंगल होता है। तो ये अगर क्लॉकवाइज होता है तो इसको माइनस लेते हैं। तो यहाँ क्लॉकवाइज है, इधर स्लोप है, तो माइनस आया मतलब ये क्लॉकवाइज है। उसके बाद ये
जो थीटा भी होगा इस साइड में, तो इस साइड अगर मान लो ये ऐसे इस साइड अगर ये टोटल ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ होगा तो इसमें एक टेंजेंट लाइन खींचे और उसके बीच का एंगल बनाए, ये होगा थीटा बी। तो थीटा बी जो होगा ये कैसे बना है, ये बना है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं स्लोप के केस में। ये हमारा वैल्यू आ गया थीटा ए और थीटा बी। थीटा बी कैसे आया होगा, जब एक्स की वैल्यू हम रखे होंगे एल के बराबर, तब थीटा बी आ गया होगा। उसी तरह डिफ्लेक्शन निकालना है मैक्सिमम, और आपको पता है नीचे हिंट भी दिया है कि डिफ्लेक्शन जो होगा वो एट सेंटर पे मैक्सिमम होगा। तो सेंटर पे एक्स की वैल्यू होगी L/2, तो L/2 पे हम रख के देखते हैं कि डिफ्लेक्शन कितना हो। तो एक्स जो वाई मैक्स होगा हमारा, तो वाई मैक्स जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ L/2 रखोगे। तो यल क्यूब था, तो यल क्यूब की जगह L/2 का क्यूब, मतलब L3/8 हो गया। उसी तरह जहाँ जहाँ यल स्क्वायर या यल क्यूब था वहाँ L/2 का क्यूब और स्क्वायर करते रहे जैसा भी गिवन था। तो यहाँ से हमें जो वाई मैक्स आया हो गया 3W³ 64 EI, ये इसका आंसर हो गया। उसी तरह हम आगे कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे।